हेलो फ्रेंड्स, वेरी गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे और अपनी तैयारी को कंटिन्यू कर रहे होंगे। तो फ्रेंड्स, आज का जो वीडियो है स्टाफ वेलफेयर इंस्पेक्टर, जिसका डेट ऑफ एग्ज़ाम 31 अगस्त 2023, और यह पेपर बिलासपुर डिवीज़न द्वारा कंडक्ट कराया गया था। तो इस पेपर के 77 क्वेश्चंस को हमने पिछले दो वीडियोस में कवर करा, जिसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, तो प्लीज़ उन वीडियो को देखिए। और आज का जो है वीडियो है, इस वीडियो को हम क्वेश्चन नंबर 78 से कवर करेंगे, और हो सकेगा तो अगर वीडियो ज़्यादा लंबा नहीं हुआ तो हम इस पेपर को कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे आज के इस सेशन में। तो फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 78 आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा, जिसमें जो कि ये बेसिकली इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट 1947 को लेके है। ठीक है। तो क्वेश्चन मैं पढ़ रहा हूँ, यहाँ पे लिखा है, चूज द करेक्ट ऑप्शन वेयर नो वर्कमैन शैल गो ऑन स्ट्राइक इन ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट एंड नो एम्प्लॉयर ऑफ एनी सच वर्कमैन शैल डिक्लेयर अ लॉक आउट ड्यूरिंग। तो यहाँ बोला जा रहा है कि कोई भी जो भी वर्कमैन है वह स्ट्राइक पर नहीं जाएगा इन ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट एंड नो एम्प्लॉयर ऑफ एनी सच वर्कमैन शैल डिक्लेयर अ लॉकआउट, और कोई भी नियोक्ता जो है तो लॉकआउट डिक्लेयर नहीं करेगा। कब डिक्लेयर नहीं करेगा, ये इसके कुछ ऑप्शंस यहाँ पे नीचे दिए हुए हैं। द पेंडेंसी ऑफ कॉन्सिलिएशन प्रोसीडिंग्स बिफोर अबॉर्ड एंड 7 days आफ्टर द कंक्लूजन ऑफ सच प्रोसीडिंग्स। कॉन्सिलिएशन मतलब होता है सुलह। तो सुलह की कार्यवाही की लंबित अवधि बोर्ड पर चढ़ने से पहले और ऐसी कार्यवाही के समापन के 7 दिन बाद तक। दूसरा केस आ रहा है यहाँ पे, देखिए, या दूसरा ऑप्शन आ रहा है, द पेंडेंसी ऑफ प्रोसीडिंग्स बिफोर लेबर कोर्ट, ट्रिब्यूनल और नेशनल ट्रिब्यूनल एंड 2 months आफ्टर द कंक्लूजन ऑफ सच प्रोसीडिंग्स। ठीक है। तो कोई भी श्रम न्यायालय, न्यायाधिकरण या राष्ट्रीय न्यायाधिकरण के समक्ष कार्यवाही की लंबितता और ऐसी कार्यवाही के समापन के बाद 2 महीने। कोई भी स्ट्राइक और लॉकडाउन या ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट नहीं होगा। ठीक है। नेक्स्ट केस है, ड्यूरिंग एनी पीरियड इन विच अ सेटलमेंट और अवार्ड इज इन ऑपरेशन। ठीक है। यहाँ पे जो सुलह की कार्यवाही है, निपटान की कार्यवाही है, वह चल रही है, तो इस बीच भी स्ट्राइक और लॉकआउट नहीं होगा इन रिस्पेक्ट ऑफ एनी ऑफ द मैटर्स कवर्ड बाय द सेटलमेंट और अवार्ड। ठीक है। और ऑप्शन नंबर डी दिया है ऑल ऑफ द एबव। तो यहाँ पे बेसिकली बात हो रही है इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट की। ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा दैट इज ऑल ऑफ द एबव। ठीक है। इसके लिए कुछ की टर्म्स हैं, हम थोड़ा सा इनके बारे में भी चर्चा कर लेते हैं। जैसे स्ट्राइक की बात हुई, तो स्ट्राइक आप सभी को परिचित होंगे आप स्ट्राइक से। स्ट्राइक इज व्हेन एम्प्लॉय in the certain industry stop working to compel them to satisfy certain demands। ठीक है। तो प्रत्येक एम्प्लॉय की कुछ सर्टेन डिमांड्स हैं, ठीक है, जिसको वह पूरी करवाने के लिए या फुलफिल कराने के लिए सेसेशन ऑफ वर्क कर देता है, मतलब काम को स्टॉप कर देता है। ठीक है। जिससे कि एम्प्लॉयर जो है वह मजबूर हो जाए, एम्प्लॉयर को मजबूर करना है कि उसकी डिमांड्स को फुलफिल करे, तभी हम काम को स्टार्ट करेंगे। तो इसको हम बोलते हैं स्ट्राइक्स। और स्ट्राइक्स के पीछे इन जनरल जो होता है वह इकोनॉमिक फैक्टर्स इन्वॉल्व होता है। ठीक है। इसके अलावा स्ट्राइक्स को हम बोल सकते हैं कि स्ट्राइक्स इलीगल वैरायटी की भी हो सकती हैं। ठीक है। इसमें इलीगल स्ट्राइक्स कैन बी इन द वैरायटी ऑफ फॉर्म्स, जैसे पुट योर पेन डाउन, टेक इट लेजरली एंड सो ऑन। इसके अलावा लॉकआउट की बात करेंगे, और तो लॉकआउट जो होता है उसमें एम्प्लॉयर जो होता है, एम्प्लॉयर क्लोजेस द वर्क प्लेस टेम्परेली। ठीक है। तो वर्क प्लेस जहाँ भी काम काम करने की जगह है उसको टेम्परेरी क्या कर दिया जाए, क्लोज कर दिया जाए, या जो भी ऑपरेशन चल रहा है, जो भी काम चल रहा है, उसको टेम्परेरी सस्पेंड कर दिया जाए और टर्मिनेट कर दिया जाए। और इसके अलावा या फिर जो भी एम्प्लॉयमेंट ऑफ ग्रुप ऑफ पीपल है उसको टर्मिनेट कर दिया जाए हु वर प्रीवियसली एम्प्लॉयड। तो ऐसी कंडीशंस को हम लॉकआउट बोलते हैं। तो स्ट्राइक जो होता है वह
टूल होता है एम्प्लॉय के पास, और लॉकआउट एक टूल होता है एम्प्लॉयर के पास। ठीक है। तो लॉकआउट्स आर डिफाइंड एज द, मैंने आपको बता दिया, टेम्परेरी क्लोजर ऑफ वर्क प्लेस, स्टॉपेज ऑफ वर्क, और रिफ्यूज़ल टू हायर। ठीक है। तो तीन केस आ गए यहाँ पे लॉकआउट के। लॉकआउट के पीछे जो होता है इकोनॉमिक रीजन भी हो सकता है और नॉन इकोनॉमिक रीजन्स भी हो सकते हैं। ठीक है। तो एम्प्लॉय के पास स्ट्राइक एक वीपन है और एम्प्लॉयर के पास लॉकआउट एक वीपन है। ठीक है। इसके अलावा एक टर्म है यहाँ पे ले ऑफ, आपको पता होगा ले ऑफ, अभी ये वर्ड आ चुका है इसी पेपर में, जिसमें ले ऑफ का मीनिंग होता है दैट इज अ फेल्योर, रिफ्यूजल और इनएबिलिटी ऑफ एन एम्प्लॉयर टू गिव एम्प्लॉयमेंट। ठीक है। तो एम्प्लॉयर जो होता है वह फेल होता है या उसको मना करता है, या वह पूरी तरह से जो है इनेबल होता है कि वह फर्दर किसी को एम्प्लॉयमेंट दे पाए। ठीक है। इसके पीछे कुछ रीजंस होते हैं। ठीक है। जैसे शॉर्टेज ऑफ कोल हो गया, पावर और रॉ मटेरियल्स हो गया। ठीक है। और बहुत सारा एक्यूमुलेशन ऑफ स्टॉक्स हो गया, इन्वेंट्री भर के हो गया, या ब्रेक डाउन ऑफ मशीनरीज हो गया, नेचुरल कैलामिटीज़ हो गया, और इन्हीं कुछ ऐसे कुछ कनेक्टेड रीजन्स हो गए। तो इन सब कंडीशंस में जो है तो उसको ले ऑफ करना होता है। ठीक है। तो ले ऑफ करने का मतलब क्या हो गया, देयर मस्ट बी एग्जिस्ट एन इनेबिलिटी, फेल्योर और रिफ्यूजल फॉर द एम्प्लॉयर सेट टू प्रोवाइड एम्प्लॉयमेंट टू द वर्कमैन। ठीक है। तो ऐसे कंडीशन में द वर्कमैन मस्ट नॉट हैव बीन सब्जेक्टेड टू रिट्रेंचमेंट। ठीक है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो तीसरा केस होता है रिट्रेंचमेंट। रिट्रेंचमेंट का मतलब क्या होता है यहाँ पे, रिट्रेंचमेंट भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ले ऑफ के अंदर एक छटनी, छटनी का रीजन मैंने आपको बता दिया, और रिट्रेंचमेंट के अंदर छटनी, रिट्रेंचमेंट का भी मतलब छटनी होता है, लेकिन यहाँ पे रिट्रेंचमेंट होता है दैट मीन्स टर्मिनेशन बाय एम्प्लॉयर ऑफ अ सर्विस ऑफ अ वर्कमैन फॉर एनी रीजन वॉट्स एवर। ठीक है। तो सपोज उसके खिलाफ कोई डिसिप्लिनरी एक्शंस हो गया। ठीक है। तो इन सब केसेस में जो है तो एम्प्लॉयर के द्वारा एम्प्लॉय को टर्मिनेट कर दिया गया, तो उसको हम बोलते हैं रिट्रेंचमेंट। ठीक है। रिट्रेंचमेंट में जो है तो वॉलंटरी रिटायरमेंट ऑफ द वर्कमैन नहीं आता, या रिटायरमेंट ऑफ वर्कमैन और रीचिंग द एज ऑफ सुपरएनुएशन भी नहीं आता। ठीक है। यहाँ पे आता है दैट इज मीन्स ड्यूरिंग द वर्क अगर कुछ ऐसा हो गया जिस पर उसे डिसिप्लिनरी एक्शन लेना हुआ, जैसे हमारे यहाँ पे SF5 के अंदर जैसे जो हमारा डिसमिशल होता है, रिमूवल होता है। ठीक है। तो ये एक तरह से रिट्रेंचमेंट की प्रोसेस में आता है। ओके। इसके अलावा क्लोजर की बात करें तो क्लोजर का मतलब क्या होता है, क्लोजर मीन्स होता है परमानेंट क्लोजिंग डाउन अ प्लेस ऑफ एम्प्लॉयमेंट। ठीक है। तो उसको हम क्लोजर बोलते हैं। तो ये कुछ की टर्म्स थे जिसको मुझे एक्सप्लेन करना था आपके समक्ष, तो मैंने इसको बताया। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं यहाँ पे, अंडर द चाइल्ड लेबर प्रोहिबिशन एंड रेगुलेशन एक्ट 1986। तो इस एक्ट के तहत अ चाइल्ड वन हु हैज़ नॉट कंप्लीटेड हिज, तो इसके बारे में पूछा जा रहा है यहाँ पे कि चाइल्ड का डेफिनेशन क्या रहेगा इस एक्ट के अकॉर्डिंग। तो इस एक्ट के अकॉर्डिंग अ चाइल्ड हु हैज़ नॉट completed his 14 years of age is called a child. Which form is issued for appointment of inquiry officer under D&AR rules? तो SF7 is the right answer for appointment of inquiry officer. SF1 सस्पेंशन, SF5 मेजर पेनाल्टी, SF11 माइनर पेनाल्टी, और SF7 जो है इंक्वायरी ऑफिसर होता है। ठीक है। SF8 इज प्रेजेंटिंग ऑफिसर होता है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 81 की बात करेंगे, विल अ वर्कमैन बी इंटाइटल्ड टू कॉम्पनसेशन इफ ही डज नॉट प्रेजेंट हिमसेल्फ फॉर वर्क एट ऑल establishment at the appointed time during normal working hours at least once a day? क्या कोई श्रमिक मुआवजे का हकदार होगा यदि वह दिन में कम से कम एक बार
सामान्य कामकाजी घंटों के दौरान नियत समय पर सभी प्रतिष्ठानों में काम के लिए उपस्थित नहीं होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा दैट इज नो। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 82। द प्रेजेंट वेज सीलिंग per month for the purpose of payment of wages act 1936 is। ऑप्शन ए है 10,000, ऑप्शन बी है 15,000, ऑप्शन सी है 18,000 एंड ऑप्शन डी है नन ऑफ द एबव। ठीक है, तो पेमेंट ऑफ वेजेज एक्ट 1936 के अकॉर्डिंग जो प्रेजेंट वेज सीलिंग लिमिट है पर मंथ वह कितनी है, इसके बारे में बात की जा रही है। तो इस क्वेश्चंस को भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन, आगे भी एग्जाम में आपसे पूछा जा सकता है कि प्रेजेंट वेज सीलिंग पर मंथ कितना है यहाँ पे पेमेंट ऑफ वेज 1936 के अंदर। तो इसका आंसर हो जाएगा दैट इज़ नन ऑफ द अबव, क्योंकि यह जो वेज सीलिंग लिमिट था वह 18,000 रुपीज़ था, लेकिन इसको बढ़ा के अभी 24,000 कर दिया गया है। ठीक है, सो मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट उन्होंने एक नोटिफिकेशन इशू किया था इन द ईयर 2000 अगस्त 2017 के अंदर, जिसमें कि जो वेज सीलिंग लिमिट थी उसको 18,000 से बढ़ा के 24,000 पर मंथ कर दिया गया था, और इसके अंदर उन्होंने सेक्शन 1 का सब सेक्शन 6 को अमेंड करके यह काम किया। ठीक है, तो यह याद रखिए आप कि अभी जो वेज सीलिंग लिमिट है वह 24,000 रुपीज़ है, ना कि 18,000। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। विच सेक्शन ऑफ द चाइल्ड लेबर प्रोहिबिशन एंड रेगुलेशन एक्ट 1986 डिफाइंड चाइल्ड? सेक्शन 1, सेक्शन 2(1), सेक्शन 2(2), सेक्शन 2 क्लॉज 3। तो इसका आंसर हो जाएगा दैट इज सेक्शन 2 क्लॉज 2। सेक्शन 2 क्लॉज 2 जो है वह बेसिकली डिफाइन करता है चाइल्ड लेबर एक्ट 1986 के अंदर डेफिनेशन ऑफ चाइल्ड को। ठीक है, 2 ऑफ 2 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 84 की बात करेंगे। विच आर द फॉलोइंग इज नॉट इंक्लूडेड अंडर द डेफिनेशन ऑफ वेजेस गिवन अंडर द पेमेंट ऑफ वेजेस एक्ट? बेसिक वेज, डियरनेस अलाउंस, इंसेंटिव, ग्रेचुटी। तो पेमेंट ऑफ वेजेस एक्ट 1936 के अंदर जो डेफिनेशन ऑफ वेजेस दी गई है उसमें जो 4 ऑप्शंस दिए हैं, तो उसमें कौन सा ऑप्शंस जो है वेज का पार्ट नहीं है, इसके बारे में बात की जा रही है। तो ग्रेचुटी जो है इट इज़ नॉट द पार्ट ऑफ वेजेस। बेसिक वेज, डियरनेस अलाउंस, इंसेंटिव ये जो है तो वेजेस का पार्ट होंगे। नेक्स्ट है, एज पर फैक्ट्री एक्ट 1948 एडल्ट मीन्स अ पर्सन हु हैज़ कंप्लीटेड हिज 18 ईयर्स ऑफ एज। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 86 की बात करेंगे। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया मेक्स D&AR रूल्स इन एक्सरसाइज ऑफ पावर्स कन्फर्ड बाय द प्रोविजन ऑफ आर्टिकल 311 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। इस क्वेश्चन को भी हमने अभी फर्स्ट वीडियो में डिस्कस किया था। तो क्वेश्चन नंबर 86 का ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर, आर्टिकल 311। कम्युनिकेशन फ्रॉम सबॉर्डिनेट टू सुपीरियर। अब देखिए यहाँ पे जो भी हमारे सबॉर्डिनेट्स हैं और उनका सुपीरियर के साथ कम्युनिकेशन यानी अधीनस्थ का अपने वरिष्ठ के साथ संचार क्या कहा जाता है? लेटरल कम्युनिकेशन, डाउनवर्ड कम्युनिकेशन, अपवर्ड कम्युनिकेशन, हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन। ठीक है, तो इसके बारे में भी हम बात कर लेते हैं। कम्युनिकेशन का मतलब क्या है यहाँ पे, तो इसको तो सबसे पहले अपवर्ड कम्युनिकेशन बोलेंगे, क्योंकि यह जो है हायरार्की के अकॉर्डिंग अगर बात करें तो यह कैसे चल रहा है, जो एरो है हमेशा ऐसे जा रहा है। अधीनस्थ हमारा हमेशा जो होगा वो लोअर लेवल पे होगा, और जो भी हमारा वरिष्ठ बंदा होगा वह हायर लेवल पर होगा। ठीक है, तो इस पे भी बात कर लेते हैं। कम्युनिकेशन जो है बेसिकली अगर हम फॉर्मल कम्युनिकेशन की बात करें तो फॉर्मल कम्युनिकेशन जो होता है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में बेसिकली 2 तरह का होता है। एक होता है हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन और एक होता है वर्टिकल कम्युनिकेशन। ठीक है, फॉर्मल कम्युनिकेशन के अंदर जो भी कम्युनिकेशन होगा वह में भी हो सकता है कि बिटवीन सुपीरियर एंड सबॉर्डिनेट हो, या सबॉर्डिनेट टू सुपीरियर हो, या सेम कैडर ऑफ एम्प्लॉयज़ पर हो, या सेम मैनेजरियल लेवल पे हो। ठीक है,
तो इसको हम बोलेंगे फॉर्मल कम्युनिकेशन। जैसे हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन की बात करें तो हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन को हम एक दूसरा नाम भी देते हैं लेटरल कम्युनिकेशन। ठीक है, तो इसके अंदर क्या होता है, जो भी एम्प्लॉयज़ हैं वो कम्युनिकेट करेंगे, वह सेम लेवल पर कम्युनिकेट, सेम ऑर्गेनाइजेशन लेवल पर कम्युनिकेट करेंगे। ठीक है, जैसे मैं अगर बात करूं तो जैसे हमारे यहाँ पे सपोज़ कीजिए कि कोई भी कंपनी का प्रोडक्शन मैनेजर है और वह कम्युनिकेट कर रहा है या कांटेक्ट कर रहा है विद द मार्केटिंग मैनेजर टू डिस्कस द शेड्यूल ऑफ प्रोडक्ट और डिलीवरी और प्रोडक्ट डिज़ाइन, प्रोडक्ट क्वालिटी। तो यहाँ पे जो कम्युनिकेशन एक तरह से बात करें तो प्रोडक्शन मैनेजर और मार्केटिंग मैनेजर के बीच में होगा, वह हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन कराएगा। ठीक है, या सपोज़ अगर मैं बात करूं जैसे कि एडीएमई डीजल हो गए और एडीएमई सीएनडब्ल्यू हो गए, तो उनके बीच का जो कम्युनिकेशन होगा वह हमारा लेटरल कम्युनिकेशन कहलाएगा। ठीक है, हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन कहलाएगा। इसके अलावा जो वर्टिकल कम्युनिकेशन होता है वह दो तरह का हो सकता है, अपवर्ड हो सकता है, डाउनवर्ड हो सकता है। तो वर्टिकल कम्युनिकेशन के अंदर जो इन्फॉर्मेशन का फ्लो होगा वो वर्टिकली होगा। तो अपवर्ड कम्युनिकेशन के अंदर अगर बात करें तो अपवर्ड कम्युनिकेशन अभी मैंने आपको दिखाया है यहाँ पे कि अगर कोई कम्युनिकेशन सबऑर्डिनेट टू सुपीरियर हो रहा है तो उसको हम बोलेंगे अपवर्ड कम्युनिकेशन, या कोई कम्युनिकेशन जो है सुपीरियर टू सबऑर्डिनेट हो रहा है तो वह होगा डाउनवर्ड कम्युनिकेशन। ठीक है, आई होप सो क्लियर हो गया होगा आपको कम्युनिकेशन का कॉन्सेप्ट। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 88 की बात करेंगे। ग्रुप डी स्टाफ विथ ग्रुप ग्रेड पे 1800 आर इंटाइटल टू विच टाइप ऑफ क्वार्टर। तो यहाँ पे क्वार्टर, जो रेलवे क्वार्टर्स हैं उनके इंटाइटलमेंट की बात की जा रही है, टाइप 2, टाइप 1, टाइप 3, टाइप 4। ठीक है, तो पीएल पीएम फर्स्ट की बात करें अगर, तो ग्रेड पे 1800 के पीएल पीएम फर्स्ट में आते हैं और इनके लिए जो क्वार्टर का इंटाइटलमेंट है वह टाइप 1 क्वार्टर होता है। सो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 89 की बात करेंगे। विच आर द फॉलोइंग इज मशीनरी फॉर सेटलमेंट ऑफ इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। इंडियन लेबर कॉन्फ्रेंस आईएलसी जिसको बोलते हैं, जॉइंट मैनेजमेंट काउंसिल, इंडस्ट्रियल ट्रिब्यूनल, स्टैंडिंग लेबर कमिटीज़। तो इनमें से कौन से मशीनरीज हैं जिनका यूज़ जो है सेटलमेंट ऑफ इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट्स के अंदर किया जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा दैट इज़ इंडस्ट्रियल ट्रिब्यूनल। सो ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर। जो औद्योगिक न्यायाधिकरण हैं, ट्रिब्यूनल्स हैं, उनका यूज़ किया जाता है फॉर सेटलमेंट ऑफ इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट्स। क्वेश्चन नंबर 90 की बात करेंगे। डैश डैश इज अ साइंटिफिक एंड सिस्टमैटिक एफर्ट टू modify द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एन एम्प्लॉयज जॉब। ऑप्शन दिया है जॉब रीडिज़ाइन, टाइम आउट, मेंटरिंग और एम्प्लॉय एम्पावरमेंट। तो ये भी काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। इसका आंसर हो जाएगा जॉब रीडिज़ाइन। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 91 की बात करेंगे। असर्शन और रीजन का कॉन्सेप्ट यहाँ पे दिया गया है। असर्शन दिया है प्रोविजंस ऑफ एम्प्लॉयज कॉम्पनसेशन एक्ट एंड मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट डू नॉट अप्लाई टू ऑल इंडस्ट्रीज। और रीजन दिया है एम्प्लॉयज कॉम्पनसेशन एक्ट इज अ कॉम्प्रिहेंसिव सोशल सिक्योरिटी लेजिस्लेशन। ऑप्शन A1 is wrong but R1 is right. A1 is right but R1 does not related to A1. A1 and R1 is right and R1 validates the A1. A1 and R1 are wrong. तो प्रोविजंस ऑफ, यहाँ क्या लिखा है, प्रोविजंस ऑफ एम्प्लॉयज कंपनसेशन एक्ट, ठीक है, एंड मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट डू नॉट अप्लाई टू ऑल इंडस्ट्रीज। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा A1 इज रॉन्ग बट R1 इज राइट। ओके, सो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 92 की बात करेंगे। द चिल्ड्रन एजुकेशनल अलाउंस पर चाइल्ड पर ईयर शैल बी 24,000, 27,000, 28,500 एंड नन ऑफ द एबव। तो इसका आंसर हो जाएगा दैट इज 27,000 रुपीज़ पर ईयर पर चाइल्ड। नेक्स्ट है
हु इज़ द सेक्रेटरी ऑफ पीएनएम मीटिंग एट अ रेलवे बोर्ड लेवल। रेलवे बोर्ड लेवल पे जो है तो पीएनएम मीटिंग के लिए सेक्रेटरी कौन होता है? मेंबर स्टाफ, सीआरबी कम सीईओ, डिप्टी डायरेक्टर एस्टेब्लिशमेंट एंड नन ऑफ द अबव। तो इसका आंसर हो जाएगा डिप्टी डायरेक्टर एस्टेब्लिशमेंट। ओके, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 94। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इलीगल इंडस्ट्रियल एक्शन एज पर इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट? म्यूचुअल इंश्योरेंस, कलेक्टिव बार्गेनिंग, लकआउट और घेराव। तो यहाँ बोला जा रहा है इलीगल इंडस्ट्रियल एक्शंस होगा एज पर इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा दैट इज घेराव। ठीक है, ये बेसिकली ये लॉक आउट होना चाहिए, लकआउट तो ऐसा कुछ चीज़ नहीं होता। ठीक है, ये लॉक आउट होगा। तो म्यूचुअल इंश्योरेंस, और यह म्यूचुअल अश्योरेंस होना चाहिए, म्यूचुअल अश्योरेंस। ठीक है, इंश्योरेंस तो नहीं होगा। ठीक है, म्यूचुअल इंश्योरेंस गलत वर्ड है, म्यूचुअल अश्योरेंस होना चाहिए। कलेक्टिव बार्गेनिंग, लॉक आउट होना चाहिए यहाँ पे, लॉक आउट और घेराव। तो घेराव जो है तो ऐसा कोई इलीगल इंडस्ट्रियल एक्शंस, बेसिकली घेराव एक इलीगल इंडस्ट्रियल एक्शंस है। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 95 पे। द मैक्सिमम the compassionate allowance which shall be granted to an employee who is removed from service is dash dash of the compensation pension, full, 3/4, 2/3 and 1/2। तो इसका आंसर हो जाएगा दैट इज 2/3। ठीक है, तो कंपैशनेट अलाउंस की बात करें अगर यहाँ पे, तो मैक्सिमम द कंपैशनेट अलाउंस विच शैल बी ग्रांटेड टू एन एम्प्लॉय हु इज रिमूव्ड फ्रॉम सर्विस इज 2/3 ऑफ compensation pension। नेक्स्ट है द डैश डैश ऑफ द रेलवे प्रोडक्शन यूनिट्स हैव बीन अपॉइंटेड एज occupiers of the respective units in terms of provisions of फैक्ट्री एक्ट 1948। इसे फैक्ट्री एक्ट लिखा हुआ है यहाँ पे 1948। जनरल मैनेजर, चीफ पर्सनल ऑफिसर, चीफ मैकेनिकल इंजीनियर और सीडब्ल्यूएम चीफ सिक्योरिटी कमिश्नर। तो इसका आंसर हो जाएगा दैट इज चीफ मैकेनिकल इंजीनियर और सीडब्ल्यूएम चीफ वर्कशॉप मैनेजर। क्वेश्चन नंबर 97 की बात करेंगे। टाटा मोटर्स रिफ्यूज टू एक्सेप्ट एन ऑर्डर ऑफ 1000 ट्रक्स प्लेस्ड बाय पाकिस्तान। दिस इज एन एग्जांपल ऑफ एथिक्स, गवर्निंग प्रिंसिपल्स, कॉरपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड कॉरपोरेट गवर्नेंस। टाटा मोटर्स ने पाकिस्तान द्वारा दिए गए 1000 ट्रक के ऑर्डर को स्वीकार करने से इनकार कर दिया। तो यह एथिक्स का एग्जाम्पल है, गवर्निंग प्रिंसिपल का एग्जाम्पल है, या कॉरपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी का एग्जाम्पल है, या कॉरपोरेट गवर्नेंस का एग्जाम्पल है, इसके बारे में आपको बताना है। तो बेसिकली इट इज द एग्जाम्पल ऑफ एथिक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। The exhaustion suffered by an individual due to continuous exposure to a stress-causing situation is normally known as entrapment, tiredness, irritability और burnout। तो इसका आंसर हो जाएगा दैट इज बर्नआउट। ठीक है, तो बर्न आउट का मतलब क्या होता है यहाँ पे, दैट इज रूइन वंस हेल्थ और बिकम कम्प्लीटली एग्जॉस्टेड थ्रू ओवरवर्क। ठीक है, इतना ज़्यादा काम हो गया है कि वह मेंटली, फिजिकली और हर एक तरह से जो है तो वह सफ़र कर रहा है एक तरह से। ठीक है, यह पूरी तरह से एग्जॉस्ट हो गया है और उसकी हेल्थ जो है तो दिनों ब दिन डिटेरियोरेट होती जा रही है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 99 की बात करेंगे। एज रिलैक्सेशन फॉर ओबीसी कैंडिडेट्स फॉर रिक्रूटमेंट इन गवर्नमेंट सर्विस। तो गवर्नमेंट सर्विस में एज रिलैक्सेशन ओबीसी कैंडिडेट्स के लिए वह 3 इयर्स का होता है। कितना होता है? 3 इयर्स का एज रिलैक्सेशन मिलता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 100, दैट मीन सेंचुरी। एज पर
फैक्ट्रीज एक्ट ऑफ फैक्ट्री डस नॉट इंक्लूड विच अमंग द फॉलोइंग। सेक्शन 2M जो है तो फैक्ट्री को डिफाइन करता है यहाँ पे। तो अ माइन सब्जेक्ट टू ऑपरेशन ऑफ द माइंस एक्ट 1952, a mobile unit belonging to the armed force of union, a running shed, railway running shed, a hotel, restaurant और eating place। तो यहाँ बोला जा रहा है एज पर फैक्ट्री एक्ट अ फैक्ट्री डज नॉट इंक्लूड। ठीक है, तो ऑप्शन दिया है 1 and 2, 1 2 3, 1 2 3 4, 1 2 4 ओनली। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा दैट इज 1 2 3 4। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। ना तो इसके अंदर माइन आता है, जो कि अंदर माइंस एक्ट 1952 के अंदर, फैक्ट्रीज एक्ट में माइंस नहीं आता। मोबाइल यूनिट जो कि आर्म फोर्स के पास रहती है वो नहीं आती, या रेलवे रनिंग शेड्स नहीं आते। ठीक है, जैसे डीजल सेट्स हो गए या CNW डिपोज हो गए। ठीक है, तो ये सब चीज़ें नहीं आती। ओपन लाइन मतलब होटल, रेस्टोरेंट और ईटिंग प्लेस जो है ये फैक्ट्रीज एक्ट के अंदर नहीं आते। चलिए अब आते हैं अपनी प्यारी ऑफिशियल लैंग्वेज पर। ठीक है, जो कि आप सबके लिए हलवा साबित होता है। विच ऑफ दीज स्कीम्स अवार्ड्स हैव बीन अनाउंस्ड फॉर द प्रमोशन ऑफ ऑफिशियल लैंग्वेज। तो प्रमोशन ऑफ ऑफिशियल लैंग्वेज के लिए प्रवीण, प्रबोध, प्रज्ञा। ठीक है, तो कौन सा स्कीम या अवार्ड जो होता है वो अनाउंस किया गया है। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा दैट इज तीनों हैं ये, तो प्रवीण, प्रबोध और प्रज्ञा। सो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 102 पे आते हैं। व्हेन वाज द ऑफिशियल लैंग्वेज एक्ट 1963 पास किया गया। तो ऑफिशियल लैंग्वेज एक्ट 1963 वाज पास्ड ऑन 10th of May 1963। सो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। विच ऑफ दीज यूनियन टेरिटरीज डज नॉट कम अंडर रीजन ए एज पर द ऑफिशियल लैंग्वेज एक्ट। बिहार, महाराष्ट्र, हरियाणा, उत्तर प्रदेश। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है यूनियन टेरिटरीज की बात की गई है, तो यूनियन टेरिटरी नहीं थे, ये तो सभी स्टेट्स हैं यहाँ पे। तो इसको पेपर में यहाँ पे लिखना चाहिए विच ऑफ दीज स्टेट्स डज नॉट कम अंडर रीजन ए एज पर द ऑफिशियल लैंग्वेज एक्ट। तो बिहार, महाराष्ट्र, हरियाणा और उत्तर प्रदेश। तो बेसिकली महाराष्ट्र जो होता है वह रीजन बी के अंदर आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 104। In which article of the Constitution is the provision for the language used in Parliament made। तो पार्लियामेंट के अंदर जो भी लैंग्वेज यूज़ की जा रही है तो उसके लिए आर्टिकल 120 के अंदर बताया हुआ है। ठीक है, आर्टिकल 18 तो एबोलिशन ऑफ टाइटल्स है। ठीक है, नेक्स्ट है 105 की बात करेंगे यहाँ पे। कम्युनिकेशन बिटवीन सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफिशियल्स ऑफिसेस इन रीजन बी विल बी इन द फॉलोइंग लैंग्वेज। हिंदी और इंग्लिश, हिंदी ओनली, इंग्लिश ओनली, ओनली रीजनल लैंग्वेजेस। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा दैट इज हिंदी और इंग्लिश। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। तो जो भी सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफिसेस के अंदर कम्युनिकेशन होगा रीजन बी के अंदर गुजरात, महाराष्ट्र, पंजाब आते हैं। ठीक है, तो उनका कम्युनिकेशन जो होगा, कम्युनिकेशन बिटवीन सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफिसेस इन बी रीजन विल बी इन द हिंदी और इंग्लिश। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 106 पे आते हैं। इन विच रीजन डज ओडिशा फॉल। तो ओडिशा कौन सी रीजन में फॉल होता है, A B C D। तो इसका आंसर हो जाएगा दैट इज रीजन सी। ठीक है, 106 का ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। 107 पे आते हैं। विच इज़ द हिंदी दिवस। हिंदी दिवस जो है तो सितंबर 14 को सेलिब्रेट किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं। हु इज़ द प्रेसिडेंट ऑफ सेंट्रल हिंदी कमेटी। सेंट्रल हिंदी कमेटी का प्रेसिडेंट कौन है। तो प्राइम मिनिस्टर इज द एक्स ऑफिशियो प्रेसिडेंट ऑफ और चेयरमैन ऑफ द सेंट्रल हिंदी कमेटी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट कम्स अंडर रीजन बी। तो अभी हमने देख लिया यहाँ पे दैट इज गुजरात, महाराष्ट्र और पंजाब जो है वह रीजन बी के अंदर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं 110। इन विच हाउ मेनी रीजन्स हैज़ द कंट्री बीन डिवाइडेड ऑन द बेसिस ऑफ ऑफिशियल लैंग्वेज। तो ऑफिशियल लैंग्वेज के बेस पर जो है तो हमारी जो कंट्री है उसको 3 रीजन्स में 4 रीजन्स
या 3 रीजन्स में डिवाइड किया हुआ है। यहाँ पे 4 4 ऑप्शन में दिया हुआ है, 2 1 4 4। ठीक है, तो का खा गा क्षेत्र में डिवाइड किया गया है। इसको 3 होना चाहिए, यहाँ पे सपोज 3 कर देता हूँ, है ना। तो टोटल का क्षेत्र, खा क्षेत्र और गा क्षेत्र में डिवाइड किया हुआ है। सो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। तो इस तरह से हमने टोटल 110 क्वेश्चंस इस पेपर के कंप्लीट करे। वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताओ। थोड़ा वीडियो बोरिंग हो जाता है बिकॉज ऑफ द, क्योंकि यहाँ पे कुछ ऐसा स्टोरी नरेशन नहीं है, कुछ भी ऐसा एक्सप्लेन करने को ऐसा नहीं है। पूरा लगभग पेपर जो होता है फैक्चुअल पेपर होता है। ठीक है, तो यहाँ पे मैं सोचता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा आपको इन्फॉर्मेशन शेयर की जाए, तो इस बात पर मेरा जोर रहता है, जो कि आपको आगे एग्ज़ाम को क्रैक करने में और अपने लक्ष्य तक पहुँचने में हेल्प करे। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ नाइस डे फ्रेंड्स। वीडियो को लाइक करें और अपने फ्रेंड्स एंड कलीग के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर करें। और अगर आपके पास और भी इससे जुड़े हुए पेपर हैं तो इन पेपर को भी हमारे नंबर, जिसका मैं लिंक जिसको मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा और साथ में मैं स्क्रीन पर भी दे रहा हूँ, दैट इज़ 7000442065। अगर आपके पास कोई पेपर है जिसका आप सॉल्यूशन चाहते हैं तो उन पेपर्स को हम तक व्हाट्सएप करें। ठीक है, और इसका मैं आपको सॉल्यूशन लाने का ट्राई करूँगा। तो यह मेरा व्हाट्सएप नंबर है, दैट इज़ 7000442065। ठीक है, तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। ठीक है, हैव अ नाइस डे।